नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है बड़ा दिन, देश के लिए बड़ा दिन, क्योंकि देश की जनता चुनने जा रही है अपनी सरकार आज। और चलिए, चूंकि जानना जरूरी है आपके लिए भी कि इस चुनाव में वो कौन से नेता हैं, वो कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, और इसके साथ भी ये भी आपको जानना जरूरी है कि अब तक क्या कुछ हो चुका है। देखिए, अभी भी घरों से नहीं निकले हैं, धूप बढ़ती जा रही है, लेकिन इस धूप का भी कोई असर मतदाताओं पर नहीं हो रहा है। हमने देखा कई जगहों से जो तस्वीरें आई, हमारे देश के मतदाता काफी जागरूक है और जगह जगह से अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो में, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपमा जुड़ी हुई हैं। काफी ज्यादा जानकारी उनके पास भी है, अनुपमा में बताएंगी कि क्या कुछ उनके पास अपडेट है। अनुपमा, ओवर टू यू। तो देखा जा सकता है कि 2024 के रण में जीत का प्रण लिए हुए तमाम जो धुरंधर है उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया है, लेकिन आज मतदाता ये तय करेंगे कि उनके धुआंधार प्रचार का कितना असर उनके दिमाग पर पड़ा है और वो कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर वोट करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, तो वहां पर कितने मतदाता है, कितना वोटिंग प्रतिशत है और कौन कौन सी वो सीट है जहां पर आज पहले चरण में मतदान होना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी ग्राफिक्स के जरिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटें जिसमें पहले चरण में मतदान शुरू हो चुका है, और वो कौन कौन सी सीटें उसकी जानकारी भी मैं आप तक पहुंचा देती हूं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कौन कौन सी वो सीटें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पहले चरण में, तो देखिए यहां पर नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और इसके साथ ही साथ आगे की सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज मतदान शुरू हो चुका है और ये 8 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद में अब आगे रुक करते हैं उत्तराखंड की, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में क्या स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें चुनाव शुरू हो चुके हैं, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, और देवभूमि उत्तराखंड में 5 ही लोकसभा सीटें, वो कौन कौन सी मैं भी आपको बता देती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नैनीताल, हरिद्वार, ये वो सीट है जहां पर चुनाव हो रहा है, और उसके साथ ही साथ टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, वो ये सीटें जहां पर लोकसभा चुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो देखिए, ये 5 लोकसभा सीटें जहां पर मतदान शुरू हो चुका है, तमाम जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कितने मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितने मतदाता है। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो यहां पर 15 करोड़ 29 लाख मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने वाले हैं। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या की। तो यहां पर महिला पुरुष मतदाताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, 7 करोड़ 15 लाख मतदाता है महिला मतदाता, यानी कि नारी शक्ति जो अपने मताधिकार का प्रयोग आज करने वाली है उत्तर प्रदेश में। पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 8 करोड़ 14 लाख मतदाता है पुरुष मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की। 7,705 मतदाता है ट्रांसजेंडर जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले ग्राफिक्स की, अगले और रुक कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम जो मतदाता है उनकी संख्या। अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कितने मतदाता है, कुल मतदाता जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, उनमें 83,21,207 मतदाता है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर की बात करें उसकी संख्या भी हम आपको बता देते हैं, जहां पर महिला मतदाता 40,12,606 मतदाता है, ट्रांसजेंडर मतदाता 229 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले। उसके साथ ही साथ आपको बता दें पुरुष मतदाता 43,08,904। तो ये वो मतदाता है जो उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अब अगले ग्राफिक्स की ओर रुक कर लेते हैं, जहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चरण है। पहले चरण में उत्तराखंड में अलग अलग चरणों में नहीं बल्कि सिर्फ एक चरण में मतदान शुरू हो चुका है, और वहां पर कितनी संख्या है मतदाताओं की वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, टिहरी लोकसभा सीट की बात कर ली जाए 15,74,144 मतदाता है जो कि टिहरी लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफिक्स की ओर, अगली सीट जान लेते हैं कि अगली सीट पर कितने मतदाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, पौड़ी लोकसभा सीट उत्तराखंड की, जहां पर 13,66,000
983 मतदाता है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और जमकर कहीं ना कहीं जो तमाम मतदाता है वो एक बात जहन में रखेगी कि जो मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार किया था उसी को लेकर यहां पर वोट देते हुए नजर आएंगे। अगले ग्राफिक्स की ओर बढ़ लेते हैं। अगला ग्राफिक्स आपको बता देते हैं उत्तराखंड का, जहां पर अल्मोड़ा लोकसभा सीट, जहां पर 13,37,648 मतदाता है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट नैनीताल, जहां पर 20,10,800 मतदाता है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए तमाम जो मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वो कौन सी वो भी देख लेते हैं। देखिए हरिद्वार, जहां पर रावत वर्सेस रावत की लड़ाई है, लेकिन मतदाताओं की संख्या की बात कर रहे थे वो आपको बता देते हैं 20,31,632 ये वो मतदाता है जो कि हरिद्वार में जीत और हार प्रत्याशियों की तय करने वाले हैं। तो ये तमाम सीट जहां पर लगातार मतदान हो रहा है, मतदान शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगले ग्राफिक्स की ओर रुख कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर अब तक, यानी कि अब तक के समय की बात करें, सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितना मतदान हुआ है 10:13 तक का हम आपको अपडेट दे देते हैं। जहां पर सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो मतदान हुआ है 12.66% मतदान हो चुका है। लेकिन कौन कौन सी लोकसभा सीट है जिस पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, सबसे ज्यादा कम कहां पर हुआ है, ये दोनों अपडेट भी आपको दे देते हैं। अगली ओर रुक कर लेते हैं बिजनौर, जहां पर 12.37% मतदान हुआ है। तो देखिए बिजनौर वो लोकसभा सीट जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, यहां पर 12.37% मतदान। अगले ग्राफिक्स की ओर रुख कर लेते हैं। अगला ग्राफिक्स देख लेते हैं। कैराना में 12.45% मतदान हुआ, यानी कि मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा है 10 बजे तक। आगे रुक कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं जहां पर आपको बता दें कि अगली लोकसभा सीट कौन सी है जहां पर कितना मतदान हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं मुरादाबाद 10.89% मतदान हुआ है। तो मुरादाबाद वो लोकसभा सीट जहां पर 10.89% मतदान, हालांकि अभी कम है लेकिन धीरे धीरे वोटर की जो प्रतिशत है, संख्या है, वो लगातार बढ़ती हुई यहां पर नजर आ सकती है। अगली लोकसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं कि वहां पर कितना मतदान हुआ है। तो देखिए मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए 11.31% मतदान हुआ है। और इसके साथ ही आगे अगर बढ़ते हैं नगीना की ओर, नगीना अगला ग्राफिक्स, नगीना जहां पर 13.91% मतदान हुआ है। अगले ग्राफिक्स की ओर रुक कर लेते हैं, अगली सीट पर देख लेते हैं कितना मतदान हुआ है। पीलीभीत जहां पर 13.36% मतदान हुआ है। अगले ग्राफिक्स की ओर रुक कर लेते हैं। देखिए अगला ग्राफिक्स है रामपुर का, जहां पर रामपुर में 10.66% मतदान हुआ है। रामपुर जहां पर अब तक के उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान प्रतिशत सामने आया है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट है सहारनपुर, जहां पर 16.49% मतदान, यहां पर अब तक के 8 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अगले और रुक कर लेते हैं, अगला ग्राफिक्स है उत्तराखंड का, वहां पर भी जान लेते हैं कि 5 लोकसभा सीटों में कितना मतदान हुआ है। तो देखिए तमाम जो जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचा दी है। उत्तर प्रदेश के मतदान प्रतिशत को लेकर हमने आपको जानकारी दी और इसके साथ ही बताया कि उत्तर प्रदेश में कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार कितना मतदान प्रतिशत रहा वो हमने आपको इसकी जानकारी दे दी है। अब सीधे रुक कर लेते हैं, पारुल का हमारे साथ में फर्स्ट स्टूडियो में मौजूद है। जी पारुल, ओवर टू यू। थैंक यू अनुपमा, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए स्पेशल तैयारी अनादि टीवी की टीम ने आपके लिए की है। ग्राफिक्स के जरिए हमारी पूरी टीम आपको ये जानकारी दे रही थी अनुपमा के माध्यम से कि क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं। और देखिए जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज आपकी बारी है, जनता की बारी है और आज आप भाग्य विधाता हैं। आप ही तय करेंगे कि आप किसे चुनना चाहते हैं और किसे सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। हालांकि ये पहली लड़ाई है और पहली परीक्षा में कौन है आगे कौन है पीछे ये तो 4 तारीख को जब रुझान आना शुरू होंगे तब पता चलेगा। लेकिन आज किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है, कौन से वो अहम मुद्दे रहे जिनको जनता ने अपने जहन में रखा होगा। कई सारी चीजें दौड़ी हैं इस चुनाव में, लेकिन जनता जो बहुत समझदार है, आज का युवा जागरूक है, आज का वोटर जागरूक है और उन्हीं से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी सुन रहा हूँ।
आलोक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, पहली लड़ाई, पहली परीक्षा और सबकी साख दांव पर, खासतौर पर वो हॉट सीटें। अगर एमपी की बात करूं तो छिंदवाड़ा पर पूरी जान दोनों ही दलों ने लगा दी है, लेकिन छिंदवाड़ा के अलावा और भी जगहों पर जरूरत थी कि वो कोशिशें होती। क्लीन स्वीप का दावा भारतीय जनता पार्टी तमाम स्टेट्स में कर रही है। ये जो दावे, जिनमें खासतौर पर राम मंदिर रहा, 370 भी चर्चा में रहा, यूसीसी भी चर्चा में रहा, आप क्या मानते हैं जो वोटर्स का जहन है वो क्या आज वोटिंग मशीन पर गवाही दे रहा होगा? देखिए पारुल जी, इस 2024 के लोकसभा चुनाव की आज पहला शुरुआत हुई है और अभी तक की जो मत प्रतिशत आया है निकल के, सुबह से 7 बजे से जिस तरह से मतदान शुरू हुआ, तो अगर सहारनपुर और एक दो जगह छोड़ दीजिए तो अभी मत प्रतिशत ठीक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से गर्मी है उसको देखते हुए अगर मतदान का प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ा तो सभी राजनीतिक दलों के लिए, खासकर भाजपा के लिए जरूर चिंता का विषय होगा। लेकिन पश्चिम में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि वहां जिस तरह से चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी भी हो, भाजपा के या आपके यूपी के मुख्यमंत्री हो योगी जी, जिस तरह से इन लोगों ने वहां दौरा किया और लोगों को जागरूक किया और प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, तो चूंकि सबसे बड़ा जो है आज के डेट में जो कह लीजिए कि एक फार्मूला है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में मतदान नहीं हो रहा है, लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं। तो इससे पता नहीं चल पाता कि 60% भी मतदान हुआ, यानी कि 40% वो लोग होते हैं जिन्होंने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। तो इसको लेकर के भी राजनीतिक दलों को एक बार एक धरातल पे जाकर के प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 80 से 90% जब मतदान होगा तो उसका सही रिजल्ट आता है कि जो सही मतदाता है वो किस राजनीतिक दल के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से पहला जो मतदान चल रहा है पूरे देश, तो उससे तो लग रहा है कि लोगों में उत्साह है और जल्द ही इसका जो दूसरा चरण होगा उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जिस तरह से मतदान होगा, जो राजनीतिक दलों के नेता है वो उसका आकलन करेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने पहले मतदान में जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों का कितना असर हुआ। वो चूंकि राजनीतिक दल अपने स्तर से उसका फीडबैक लेते रहते हैं लोगों से, तो उसके आधार पर मुझको लगता है जब दूसरा चरण आएगा तो उसमें जो मुद्दे होंगे वो बदल भी सकते हैं, या जो मुद्दे उन्होंने पहले मतदान में उठाए हैं उनको और धार देंगे। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं सर, तो अब तक हम पीडीए और इंडिया के साथ साथ हम बीजेपी का मुकाबला देख रहे थे। इंडिया तो अपने देश का अलायंस है, पीडीए अखिलेश जी ने बना दिया, लेकिन पीडीएम भी उसके बाद स्टार्ट हो गया। ये पहली बार था जब खुलकर हमने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नाम सुना कि पीडीएम सीधे तौर पर कह रहा है कि पिछड़े दलित मुसलमान। ये कितना फर्क लेकर आया होगा, खासतौर पर इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं वोटर्स, मुस्लिम वोटर खासतौर पर साइलेंट दिखाई दे रहा है, और कुछ एक वोटर से जब चर्चा की हमारी टीम ने तो ये तक सुनने में आया कि कुछ नहीं है करना। इस तरह के बाद भी इस तरह का मनोबल भी गिरता हुआ दिखाई दिया। ये पीडीएम आने के बाद आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है बटेगा? आप क्या मानते हैं? जी परुल जी, देखिए जिस तरह से पूरे देश में एक, चाहे ये कह लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जिस तरह एक हिंदुओं में जागरूकता आई और वो भाजपा के पक्ष में ज्यादा दिखा, तो उसके बाद जो पीडीए का और उभार तेजी से आया और अखिलेश जी ने उस इंडिया के बजाय पीडीए को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। तो और वही बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों के सामने एक सबसे बड़ा संकट था कि वो अगर क्या समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी देश में प्रधानमंत्री बनाने में कितना सहयोग कर सकती है। तो ये मुस्लिमों के साथ में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चूंकि ये चुनाव प्रदेश का नहीं हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुना अब जब हम फर्स्ट फेज में हैं और जहां सबसे ज्यादा जो ध्रुवीकरण का फैक्टर बड़ा देखा जाएगा, खासतौर पर पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में, और टफ फाइट भी देखी जा रही है क्योंकि बीएसपी ने भी काम बिगाड़ने का काम किया। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए, मैं लौटूंगी आलोक जी आपके पास। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, रविंद्र जी स्वागत। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। कितने आश्वस्त हैं गौरव जी, क्या मानते हैं आज जनता क्या सोचकर निकली है घर से? और जाहिर सी बात है जब मुद्दों की बात होती है तो एंड समय तक भी कई मुद्दे यहाँ दिखाई दिए। क्लीन स्वीप का आप दावा करते हैं अलग अलग स्टेट में, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो यहाँ की 8 सीटों पर ही टफ फाइट दिखाई दे रही है। जी पारुल जी, आज लोकतंत्र का ये महापर्व है और पूरा देश इसमें शामिल है। 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से रुझान आ रहा है, निश्चित रूप से मौसम बहुत गर्म होने के बावजूद जनता में उत्साह है। और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, वो 8 सीटें जिसमें से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास 3 थी,
और इस बार हमारा लक्ष्य है 8 में 8 सीटें प्रथम चरण के चुनाव की हम जीते, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 1 दशक से चल रही सरकार और पिछले 7 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने जो जमीन पर, धरातल पर जो काम किया है, उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इस प्रदेश का अछूता नहीं रहा, देश का कोई नागरिक अछूता नहीं रहा। किसी न किसी रूप में हमारी योजनाएं वहां तक पहुंची हैं, और विकास भी, विरासत भी, दोनों दृष्टि से हमने बहुत बड़े बड़े प्रतिमान, ऐसे प्रतिमान जो आने वाले दशकों नहीं बल्कि शताब्दियों तक चर्चा का विषय रहेंगे, अध्ययन का विषय रहेंगे। और उस दिशा में प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत जागरूक और शिक्षित हो चुकी है, समृद्ध हो चुकी है सूचनाओं से। और जैसा अभी हमारे आलोक जी ने बताया मुसलमानों की स्थिति को लेकर के, तो स्वाभाविक है, एक तरफ मुसलमान, मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट जो है कभी कांग्रेस के साथ जाता था और लंबे समय से समाजवादी के पार्टी के साथ जा रहा है, लेकिन उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा हुआ है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 25% से लेकर के 44% जो हमारी केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको लाभ पहुंचाने में मदद की है, उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने में मदद की है। तो एक जो मोदी की जो गारंटी है, जो एक भरोसा है, एक विश्वास है, उनके सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ एक अंडर करंट उस समाज में भी है। तो इनका पीडीए का फार्मूला भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सभी 8 सीटें इस प्रथम चरण की उत्तर प्रदेश की हम जीतेंगे। और सर्वाधिक जो पिछला हमारा आंकड़ा था सिर्फ 46 सीटों का पहले चरण के चुनाव में जो हम जीते थे, और उसका आंकड़ा हम डबल तक ले जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं, लेकिन कई और बातें हैं जो मैं सेकंड राउंड में सवाल रखूंगी आपके सामने। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? काफी आश्वस्त बीजेपी दिखाई दे रही है और उनका कहना है कि मोदी की गारंटी पर लोग वोट करेंगे। मोदी और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जोर लगाया, उसके आगे राहुल, अखिलेश पस्त पड़ जाएंगे। बताइए। मैं गौरव जी की बात से सहमत हूँ कि अब मोदी की गारंटी पे चुनाव होगा जी, खास करके उत्तर प्रदेश का, जो अभी 8 लोकसभा सीटों पे हो रहे हैं। मोदी ने यहाँ के किसानों को गारंटी दिया था और हाथ जोड़ के क्षमा मांग के उठाया था कि हम आपको एमएसपी 3 महीने में दे देंगे। उसके बाद मोदी जी ने पिटवाया, कीले गड़वा दिया, गोली चढ़वा दिया। तो उस गारंटी के खिलाफ जो मोदी जी ने दिया था, ये पहला चरण का जो फेज है, उसी मोदी की गारंटी के खिलाफ ही वोटिंग होगा। अब जनता बताएगी कि वादा खिलाफी किसको कहते हैं। अब इन 8 सीटों में पहले से 5 सीटें हारे हुए थे। जो वहाँ का प्रमुख मुद्दा है इन 8 सीटों का, किसान, आवारा पशु, अग्निवीर और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए दंगे। तो ये मुद्दा बहुत दिन से चल जा रहा था, लेकिन अब एक नया मुद्दा निकल गया कि वहाँ के प्रमुख जातीय समूहों ने बगावत कर दिया है। जाट ने सबसे पहले बगावत किया, जाट समुदाय ने, फिर गुर्जर समुदाय ने, फिर ठाकुर समुदाय ने, फिर त्यागी समुदाय ने, अंतिम में राजपूत समुदाय ने। बहुत मनाने गए, राजनाथ सिंह जी गए, योगी आदित्यनाथ जी गए। लेकिन अभी मैं राढ़धना की बात कर रहा हूँ, सरधना की बात कर रहा हूँ। यहाँ का वोटिंग परसेंट जानते हैं कितना अब तक पहुंच चुका है? 19% पहुंच चुका है, और पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तक नहीं हैं। तो जो आपकी आएगा, मुझे लगता है इस 8 सीटों में सबसे ज्यादा शर्मनाक अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं होगी तो इन 8 सीटों में जो एनडीए गठबंधन है उसकी बुरी तरीके से हार होने जा रही है, और अग्निवीर और किसान अपना बदला लेके रहेंगे। अग्निवीर और किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, और हमने देखा इलेक्शन के टाइम पर भी आप लोगों ने जो कैंपेन था उसमें भी कई तरह के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन बीजेपी ने खासतौर पर कांग्रेस और सपा को परिवारवाद पर टारगेट किया, भ्रष्टाचार पर टारगेट किया, और फिर जो छापे पड़े वो भी किसी से छिपे नहीं है। लॉटरी आपके पास रविंद्र जी, हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी, तमाम राज्यों में चुनाव चल रहा है, अलग अलग राज्य में बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों में से आपकी पार्टी से एक ही कैंडिडेट इमरान मसूद, और ये कहा जाता है कि काफ़ी हद तक इमरान मसूद राघव लखनपाल को परेशान कर सकते हैं, लेकिन माजिद अली भी आपका खेल बिगाड़ने का काम कर रहे थे। सर, यहाँ पर क्या लगता है, आपका जो अलायंस है, अखिलेश जी की पार्टी के कार्यकर्ता कितने सपोर्ट में नजर आएंगे आपके साथ? और अगर नजर आ रहे हैं तो मजबूत दिखाई देना चाहिए, और अगर दावा करते हैं तो माजिद अली का क्या करेंगे? वो भी तो परेशान करने आ ही गए आपको।
वाचस्पति जी। जैसा कि अभी तक आप मत प्रतिशत देख रहे हैं या दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन लगातार पूरी तरह हारने जा रहा है। सभी राज्यों में स्थिति उनकी बहुत खराब है। चाहे कोई राज्य आप उठा ले, चाहे मध्य प्रदेश देख ले, चाहे आप झारखंड देख ले, चाहे उत्तर प्रदेश की आठों सीट आज की तारीख में, जैसा रविंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं आठों सीट में। और जो प्रतिशत पड़ रहा है वो आप देख लीजिए, लाइनें आप देख लीजिए किस तरीके से पीडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग वोट डालने आ रहे हैं। इस बार भाजपा का कोई उत्साह नहीं है, कहीं कोई भी वोटर दिख नहीं रहा है, उनके बूथ प्रबंधन नहीं दिख रहा है, उनके बसते हुए लगे नहीं दिख रहे हैं, उनके बूथ एजेंट तक उपलब्ध नहीं है। सबसे शर्मनाक बात ये हुई है कि भाजपा जो अपने को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, उसका कोई भी अंदर बूथ में एजेंट देखिए नहीं है। ये शर्मनाक स्थिति हुई है। और आप देखिए आठों सीट हम जीतेंगे, नगीना सहित हमारा इंडिया गठबंधन 8 सीटें जीतेगा। पिछली बार भी हमने 5 सीटें जीती थी और इस बार हम 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। जहां तक आपने माजिद अली जी का कहा, माजिद अली जी के सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी के जो रोड शो हुआ था उसने साफ साफ साबित कर दिया है कि जो पीडीए का गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। हम जिन मुद्दों को लेकर चल रहे थे, हमारे वचन पत्र न्याय पत्र पर जितना जनता भरोसा कर रही है, हमने जो वादे किए हैं किसानों के साथ, हम उनको एमएसपी देंगे, हम उनको जीएसटी से निजात दिलाएंगे, उनके कृषि यंत्रों पर पूरा जीएसटी ऋण से बाहर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जितना ऋण होगा उनका माफ करेंगे। ये सारी चीजों को जनता ध्यान में देखकर वो काम कर रही है। जहां तक आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, गन्ना किसानों का 2000 करोड़ रुपए करीब बकाया हो गया है। 3 केवल चीन मिलों का लगातार उनको पेमेंट नहीं हो रही है। और कहाँ ये 400 क्विंटल देने की बात कर रहे हैं, अभी पेमेंट नहीं आ पा रही है। इतना खराब परिस्थिति कभी नहीं रही है। ये सब जनता सब देख रही है। और निश्चित रूप से जवान, किसान, महिला और अन्य सब सर्वहारा समाज का काम करने वाला समाज, इस सारे लोग इस बार ठीक है सर, वाचस्पति जी लौट रही हूँ। आलोक जी, देखिए इनका 80 करोड़ भोजन देने की बात कर रहे हैं ना ये, अब ये बाजरा खिला रहे हैं, गर्मी में बाजरा खिला रहे हैं, 5 किलो केवल गेहूं दे रहे हैं और 8 किलो बाजरा दे रहे हैं। आप बताइए, बाजरा खा के इंसान अब जिंदा रहेगा इस गर्मी में? ये स्थिति है। इतना झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। आपके पास बाद में आऊंगी। गौरव जी, काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज का दिन भी जरूरी है कि आप सारी चीजों का जवाब भी दें, ताकि जनता को एक रास्ता तय करने में आसानी हो। गौरव जी, देखिए पारुल जी, 2014 से ये विपक्ष की पार्टियां जो है लगभग 52 के आसपास चुनाव हार चुके हैं पूरे देश में, और जनता हर बार जवाब देती है। जिन किसानों की ये बात करते हैं, किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। आंदोलन करने के बाद जो चुनाव हुए उसके परिणाम भी देश के सामने है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर रिसेंटली राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो। तो किसानों को छलने का, किसानों को धोखा देने का काम तो हमेशा इन लोगों ने किया है। रमल्ला शुगर मिल पर किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किसने किया था? इन्हीं की पार्टी ने किया था। और 9 शुगर मिल को बेचने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था अपने कार्यकाल में। तो जिन्होंने शुगर मिलों को बेचा, किसानों के पेट पर लात मारी, वो किसानों की ठेकेदारी की बात करते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुगर मिलों की संख्या भी बढ़ाई गई, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई और भुगतान, रिकॉर्ड भुगतान, 2 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान अब तक हो चुका है। तो ये कहां किस मुगालफे में रहते हैं? मुझे लगता है 26 फसलों पर एमएसपी लागत का 1.5 गुना देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और जिसकी तस्दीक, जिसका सर्टिफिकेशन स्वामीनाथन जी ने स्वयं किया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी ने स्वयं किया। तो ये कहने की बात नहीं है और किसान इस बात को समझ रहे हैं। कहीं यूरिया के लिए लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, कहीं गोली नहीं खानी पड़ रही है, बिजली 24 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे बिजली मिल रही है। ये अपने जंगल राज को क्यों इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जैसे जनता बहुत नाराज है? अरे जनता संतुष्ट है और वो समझ चुकी है कि किसके साथ जाना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुनती है, मोदी की गारंटी को चुनती है और इस चुनाव में भी उसी को रिपीट करेगी। इन्होंने और भी 2-3 आरोप लगाए, जातियों का आरोप लगाया। ये देखिए, जातियों का तकिया कलाम ये लेकर के पहले से चलते हैं। एक चुनाव में इन्होंने कहा ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, और नगाड़ा लेकर के पीटना चालू किया।
कि ब्राह्मण नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगा। अभी देखिए ठाकुर नाराज है, नगाड़ा पीटना, बीन बजाना शुरू कर दिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जब चुनाव परिणाम आते हैं तो प्रचंड 98%, 99% उस जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। तो ये इनका पुराना खेल है कि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट करो और जातियों में बांटो हिंदू समाज को और मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करो। ये पुराना फार्मूला है इनका और जनता इस फार्मूले को समझ चुकी है, इसलिए इनके साथ नहीं जाती है। पश्चिमी यूपी जिसमें गन्ना किसान वाकई महत्वपूर्ण मुद्दा है और किसानों को लेकर भी जो विपक्षी दल हैं इस बार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जोर प्रचार प्रसार में और तमाम मुद्दों में, क्योंकि हवा एंड पर किस तरफ रुक कर ले कोई कुछ कहा नहीं जाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को मुद्दा, तमाम मुद्दे, लेकिन जोर लगाया है दोनों ही दलों में, लेकिन ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार में ताकत झोंकी गई है। ये जो रोड शोज हैं, आंकड़े, रैलियां, ये भी बताते हैं अलग अलग स्टेट्स में भी देखे तो यहाँ कितना, ये जो अभी गौरव जी भी कह रहे हैं, कितना लुभा पाएंगी इनकी बातें या लुभा पाई होंगी आज जो मशीन पर जाएंगी? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव शुरुआत से ही वो समझ चुकी थी कि पश्चिम में उसका किसानों में विरोध है और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समय में हर कोशिश की कि किसी भी तरह से जयंत चौधरी उनके साथ में अलायंस कर लें और चुनाव में उनके साथ लड़ें, और अंततः वो सफल भी हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि पश्चिम में अगर जाट वोट बैंक जो है और जयंत चौधरी का जो वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं आएगा तो भाजपा को वहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण रहा कि उन्होंने अंततः, जब पहले भी बातचीत चलती रही और ये जल्दी हो रहा, शामिल हो रहे हैं, फिर मामला खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव की घोषणा से के बाद उन्होंने उनको अपने साथ ले आए। तो अब ये लग रहा है कि पश्चिम में जो जयंत चौधरी का मजबूत वोट बैंक है वहां पे, क्योंकि मजबूत पार्टी है वहां की, पश्चिम की ही मेन पार्टी है, तो वो भाजपा के साथ आने में भाजपा की स्थिति पहले से मजबूत होगी। हालांकि जिस तरह से जो खबरें निकल के आई उसमें कि रालोद का भी बड़ा विरोध हो रहा है, भाजपा का भी विरोध हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर है। सहारनपुर जैसे क्षेत्र में भाजपा के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जो भाजपा का एक वोट बैंक है वो एक और बड़ी अच्छी चीज है कि वहां वो नाराजगी भी है, उसके बाद भी वो वोट देती है। रविंद्र जी, एक छोटा सा कॉमेंट आपसे, सर समय थोड़ा सा कम है तो शॉर्ट में कंप्लीट कीजिएगा। कहिए। गन्ना की पिछले 10 साल में या उत्तर प्रदेश के सरकार साल में जो MRP बढ़ी है 25 रुपए MSP। गन्ना अब जनता को जो मिल रहा है, किसानों को 340 रुपए, जलौनी लकड़ी मिल रही है 800 रुपए। एक साल से पहले किराया लागत नहीं मिल रही है। फिर जो इन लोगों ने कहा कि जातीय ध्रुवीकरण हमने नहीं किया, उन समूहों ने किया। कोई भी इनमें से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया जो बीजेपी समर्थक बैठे हुए हैं कि अग्निवीर पे एक शब्द बोल दे। जयंत जी की बात करते हैं, जयंत जी को घुसने नहीं दिया गया, सहारनपुर में घुसने नहीं दिया गया, बिजनौर की चुनाव में। तो ये सब जो मुद्दे हैं मूल रूप से किसान का मुद्दा है। किसान की गारंटी जो मोदी ने दिया था उसी के खिलाफ होने जा रहा है। और मुझे लगता है फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सबसे शर्मनाक हार के नजदीक बीजेपी पहुंच चुकी। देखना होगा 4 तारीख को आपकी बातों में कितना दम। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी हम उत्तर प्रदेश के मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे थे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों को लेकर, लेकिन नजर आदि टीवी की राज्य के अलग अलग जगहों पर भी है, देश के अलग अलग राज्यों पर भी है, जहां पे हॉट सीट्स भी हैं। तो तमाम दिग्गजों ने जो ताकत झोंकी है उस पर भी है। देखिए, अलग अलग प्रचार प्रसार हुए आप जानते हैं, लेकिन आज है मतदाता का दिन और मतदाता है भाग्य विधाता। और इस भाग्य विधाता ने क्या तय कर रखा है उन उम्मीदवारों की किस्मत में, ये आज ईवीएम में जाकर वो बता देगा। लेकिन नतीजे खुलकर जो 4 तारीख को सामने आएंगे वो बताएंगे कि जितनी ताकत आपने झोंकी, जितने दावे वादे और गारंटियां आपने दी, उसका असल में निचोड़ क्या निकला। उम्मीदवार मैदान में हैं, अब मतदाता की बारी है और अभी भी आप वोट कास्ट करने नहीं निकले हैं तो कई जगहों पर एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां ये तपता सूरज, ये तपिश भी मतदाता का उत्साह कम नहीं कर पा रही है। स्पेशल तैयारी हमारी आपके लिए, दर्शकों के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कहां क्या चल रहा है। तो अब तक वोट कास्ट कितना परसेंटेज हुआ है, लिए चलते आपको नेक्स्ट स्टूडियो में, जहां से मेरे सहयोगी अस्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बताएंगे आपको उत्तराखंड के मतदाताओं ने कितना उत्साह दिखाया है। कतारें दिखाई दे रही है अलग अलग पोलिंग बूथों पर, लेकिन वोट परसेंट में कितना निकलकर अब तक जो 9 बजे का आंकड़ा है वो आपको बता देते हैं। लिए चलते आपको नेक्स्ट स्टूडियो। अस्मिता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अस्मिता, ओवर टू यू।
काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 पर ही सुबह 7 बजे से जो है मतदान जारी है और लगातार जो है अनादि टीवी एक एक अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले हम उत्तराखंड की पहली सीट की बात कर लेते हैं, जो कि अल्मोड़ा की सीट है। अल्मोड़ा सीट की अगर हम बात करें, जहां पर अब तक 10.13% मतदान हो चुका है, तो 10.13% तक का मतदान यानी अभी 10:30 बजे तक हो चुका है। आने वाले समय में भी हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। अगली सीट की अगर हम बात करें पौड़ी, तो पौड़ी में अब तक 9.46% मतदान हो चुका है। 9.46% यहां तक मतदान का प्रतिशत रहा है 10:30 बजे तक का। अगली सीट की अगर हम बात करें हरिद्वार सीट, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, काफी ज्यादा सियासत इस सीट पर देखी गई है। यहां की अगर हम बात करें तो 12.49% मतदान 10:30 बजे तक यहां पर हुआ है। अगली सीट की अगर हम बात करें नैनीताल, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर भी हमने काफी ज्यादा जो है राजनीति गरमाती हुई देखी है। यहां की अगर हम बात करें तो 9.83% यहां पर मतदान हुआ है। और नेक्स्ट सीट यानी आखिरी सीट, 5वीं सीट की अगर बात करें तो वो है टिहरी गढ़वाल की सीट। टिहरी में भी 10.23% मतदान अब तक हो चुका है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जनता में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जोरों शोरों के साथ जो है प्रचार प्रसार हो रहा है पार्टी का, और ये जो है कुछ वोटिंग परसेंटेज है जो अभी तक हुए हैं। पारुल, अस्मिता आपको बता रही थी, देखिए हर सीट पर हमारी नजर है, हर सीट पर जो पोलिंग बूथ है वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से आपको हर इंफॉर्मेशन अनादि टीवी पहुंचा रहा है और यह जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता चले कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए दूरस्थ अंचलों में भी वोट कास्ट किया जा रहा है मतदान केंद्रों पर, और निर्वाचन आयोग ने भी स्पेशल अपनी तैयारी की ताकि जो निष्पक्ष मतदान है वो हो सके और कोई भी मतदाता इस महापर्व में अपनी आहुति देने से बच ना जाए। इसलिए तमाम जगहों पर तैयारी है। बस्तर भी देखिए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं हर जगहों पर, और न केवल आम बल्कि खास भी सेलिब्रिटीज भी, पॉलिटिशियंस भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दावे और वादे तो आप सुनते ही आए हैं। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि जनता है भाग्य विधाता और आज जनता की बारी यानी आपकी बारी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे अनादि टीवी के साथ, क्योंकि और भी ज्यादा जानकारियां बहुत तेजी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं।